असदुद्दीन ओवैसी भारत के सबसे मशहूर नेताओं में से एक नेता और AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेड आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में हैं क्योंकि 24 का इलेक्शन आ चुका है और इन्होंने अपना जो लोकल एरिया है यानी कि तेलंगाना वहां से बाहर निकलकर दूसरे इलाकों में भी चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। बिहार की कुछ सीट्स पर लड़ रहे हैं जहां पर मुस्लिम अच्छी खासी आबादी में है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की भी उन सारी सीट्स को ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। यही वजह है कि आजकल इनको देश की सेकुलर पार्टीज की तरफ से बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। वैसे तो बहुत सारी सेकुलर टीम्स की तरफ से अलग अलग वक्तों पर ओवैसी को और ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की ABCD टीम कहना एक आम बात हो चुकी है। लंबे वक्त से कहा जा रहा है, ये एक पुरानी दास्तान है। मगर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खुद ओवैसी की जो सीट है यानी कि हैदराबाद की, क्योंकि आप लोगों की नज़र वहां पर भले ही न जाती हो लेकिन असली खेल तो वहां भी चल रहा है। हैदराबाद की जो सीट है वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM का कब्जा पिछले 40 साल से कायम है। वहां पर पिछले 40 साल से कोई भी इस पार्टी को हराना तो दूर हिला भी नहीं सका है। पहले तो सन 1984 से लेकर 2004 तक यानी लगातार 20 साल तक खुद असदुद्दीन ओवैसी के जो फादर थे यानी कि वालिद सलाहुद्दीन ओवैसी, उनका इस पर कब्जा रहा। उसके बाद जब खुद असदुद्दीन ओवैसी ने 2004 में कमान संभाली तब से लेकर आज तक लगातार असदुद्दीन ओवैसी के ही कब्जे में ये सीट बनी हुई है। यानी 40 साल तक इस सीट पर ओवैसी परिवार को हराना तो दूर बल्कि कोई भी हिला तक नहीं सका है। 2014 में और 2019 में जब पूरे ही देश में बीजेपी की लहर थी तब उन लोगों ने इस सीट पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी, इसको जीतने की कोशिश की थी। मगर वो लोग उस लहर में भी नाकामयाब हुए थे क्योंकि पहली बार 2014 में भी उनकी न सिर्फ हार हुई बल्कि बड़े मार्जिन से हार हुई। 2019 में भी उन्होंने एक बार फिर से उसी कैंडिडेट को यानी कि डॉक्टर भगवंत राव को उतारा था। एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी के इस कैंडिडेट की न सिर्फ हार हुई थी बल्कि बड़े मार्जिन से हुई थी यानी कि 3 लाख वोट्स का फासला था। अब जब इतने बड़े वोट से कोई पार्टी हारती है बावजूद इसके कि पूरे देश में उसकी लहर है तो जाहिर है उस पार्टी के लिए ये एक टेंशन की बात होगी। इसीलिए बीजेपी ने फैसला कर लिया था कि कोई ना कोई बड़ा दांव तो जरूर चलना है, कुछ ना कुछ तो फैसला जरूर लेना है। और उसने ये बड़ा दांव चला भी और इस बड़े दांव का पता चला 2 मार्च 2024 को, उस वक्त कि जब बीजेपी की तरफ से 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए उसकी पहली लिस्ट जारी की गई, क्योंकि इस लिस्ट में नाम था डॉक्टर माधवी लता का, यानी कि उसी नए और मशहूर और तेज तर्रार कैंडिडेट का कि जिसको बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ उतारने का फैसला लिया था अपने पुराने कैंडिडेट को बदलकर। जैसे ही इस लिस्ट में डॉक्टर माधवी लता का नाम आया फौरन लोगों ने इनको गूगल करना शुरू कर दिया कि भाई ऐसी कौन नई कैंडिडेट आई है कि जिसको बीजेपी ने जिस पर दांव लगाया है और जिसको असदुद्दीन ओवैसी जैसे एक ताकतवर और बड़े लीडर के खिलाफ, एक बड़े पॉलिटिशियन के खिलाफ उतारने का फैसला लिया है। चलिए हम भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये हैं कौन। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर माधवी लता जो हैं ये हैदराबाद के विरिंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन हैं। साथ ही साथ ये एक्टिविस्ट भी हैं और काफ़ी मशहूर एक्टिविस्ट हैं। जब बीजेपी ने ट्रिपल तलाक वगैरह का मैटर उठाया था और पूरी कैंपेन चलाई थी तो उसमें ये काफ़ी आगे आगे नजर आई थी। हैदराबाद की औरतों के पास, मुस्लिम औरतों के पास इनको जाते हुए देखा जा सकता था इस मुद्दे को लेकर और काफ़ी स्टेटमेंट वगैरह भी इनके वायरल होते थे। इसके अलावा ये बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, यानी इस तरह के काम भी करती रहती हैं। मगर डॉक्टर माधवी लता के बारे में सबसे खास बात तो ये है कि ये अपनी हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी, अपने हिंदूवादी बयान और अपने हिंदूवादी स्टेटमेंट्स वगैरह की वजह से भी चर्चाओं में रहती हैं और अक्सर इस तरह के स्टेटमेंट्स देती रहती हैं। बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी मुस्लिम राजनीति को लेकर जाने जाते हैं और मुसलमानों से जुड़ा कोई भी इशू हो हमेशा उनका स्टेटमेंट ज़रूर दिखाई देता है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इस कैंडिडेट को उतारने का फैसला किया है। लेकिन सवाल यही है कि एक ऐसा इलाका कि जहां पर पिछले 40 साल से इस पार्टी की पकड़ है, कोई इसको हिला नहीं पाया है। इसके अलावा ये मुसलमानों का भी गढ़ माना जाता है, यानी मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है यहाँ पर। और असदुद्दीन ओवैसी जो आजकल पूरे देश में मुस्लिमवादी राजनीति कर रहे हैं, वो तो जब उनका खुद का इलाका है तो वहाँ पर तो उनकी और ज़्यादा मजबूत पकड़ होगी। तो क्या ऐसे इलाके में एक ऐसी कैंडिडेट कि जो अभी नई हैं, राजनीति में उनका इतना अनुभव नहीं है और साथ ही साथ हिंदूवादी राजनीति कर रही हैं और ऐसी ही पार्टी से बिलोंग करती हैं जो हिंदूवादी राजनीति करती है, तो वो क्या वाकई असदुद्दीन ओवैसी को आसानी के साथ हरा सकती हैं या फिर कम से कम मुकाबला कर सकती हैं?
हालांकि दोस्तों, ये बात अच्छी तरह से खुद डॉक्टर माधवीलता भी जानती हैं। यही वजह है कि जब डॉक्टर माधवीलता को बीजेपी का टिकट मिला तो उनका जो बयान आया पहला, उसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को डेवलपमेंट को लेकर तो घेरा ही कि इतने सालों से राज कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। हिंदू लोगों की भी शुरू में काफ़ी बात की कि हैदराबाद के हिंदू लोगों के हालात अच्छे नहीं हैं, बड़े बुरे हालात में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर साथ ही साथ उन्होंने मुसलमानों की भी बात की, मुस्लिम औरतों की भी ख़ास तौर से बात की, मुस्लिम गरीबों की भी बात की। और हद तो तब हो गई कि जब उन्होंने मदरसों जैसे मुद्दे को लेकर भी बात की, बावजूद इसके कि वो बीजेपी पार्टी से हैं और हिंदुत्ववादी बयानों और हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी को लेकर जानी जाती हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो खुद भी जानती हैं कि अगर इस सीट पर जीतना है तो किस तरह से जीता जा सकता है। मदरसे को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन सकते हैं। ना रोड साफ है, ना मोहल्ले साफ है, ड्रेनेज का पानी बहते रहता है, मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है, मंदिरों को कब्जा होते रहता है। बाकी आखिर में दोस्तों आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें कि क्या वाकई बीजेपी की ये जो नई कैंडिडेट हैं जिनको बीजेपी ने बड़ी उम्मीदों के साथ इस मैदान में उतारा है, तो क्या ये वाकई असदुद्दीन ओवैसी को हरा सकेंगी या कम से कम मुकाबला कर सकेंगी, या फिर इनका भी वही हाल होगा जो 2014 में और 2019 में बीजेपी के पुराने कैंडिडेट का हुआ था। ज़रूर लिखें कमेंट्स बॉक्स में। बाकी अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मैं आइंदा वीडियो डालूं तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके।